हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या देखा था, पूरा बेसिक बायोकेमिस्ट्री देखी थी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, अब हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। एक जनरल कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे जो हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला जहाँ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ये वाला टॉपिक जो है आपका कार्बोहाइड्रेट वाला, ये आपके नेट के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ से नेट का एग्जाम का भी सिलेबस है आपको। इससे पहले वाला आपका टीजीटी पीजीटी में जो हम लास्ट क्लास से बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं। ठीक है, तो अब हमारा है इसमें सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बनाया था कि आखिर कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, तो सबको पता है प्लांट है हमारे पास। ठीक है, प्लांट में सेल्स हैं। सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का एक पार्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट नाम के पार्ट में एक क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। ठीक है, पहली क्लासेस में सब समझाया हुआ है ये। तो क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या होता है, वो सनलाइट को लेता है, सन रेज को लेता है और वाटर लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, यही ग्लूकोज प्लांट के अलग अलग पार्टों में, जैसे कि आलू में हो गया, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता है, तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट होना होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। ठीक है, और तब जाके वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है। जैसे कि हमारा बीज है, ठीक है, जो हमारा सीड होता है, सीड वाला पार्ट उसमें स्टार्च होता है। जैसे गेहूँ होगी, गेहूँ क्या है, सीड वाला पार्ट, हम उसका आटा बना करके खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। इसमें सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल पिगमेंट मिलकर के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के चलते क्या बना देता है, स्टार्च बना देता है। ये हमने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम तो इसे बार बार नहीं पढ़ेंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड का आइटम लेंगे, 6 H2O का आइटम लेंगे और हमारा क्या होगा, यूवी रेज होगा। इससे हमारा ग्लूकोज बन जाता है और 6 ऑक्सीजन भी निकलते हैं। 6 मॉलिक्यूल किसके निकल रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन के निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो प्लांट है वो ब्रीथ करके क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। वही ऑक्सीजन ब्रीदिंग में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपनी ब्रीदिंग में, वो प्लांट अवशोषण कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं वाटर के साथ और यूवी रेस के साथ, और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक सा है। आपको पता है हमने क्या लिया, हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन के बाद हमने अपनी ब्रीदिंग में सांस लेकर के हमने क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। वही प्लांट ने हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ली, प्लांट ने वाटर लिया, जो हम वाटर उसमें देते हैं। ठीक है, प्लांट को, प्लांट ने वाटर लिया और वाटर लेकर के उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, और यही ग्लूकोज प्लांट के अलग अलग पार्ट में क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा, और इसी ग्लूकोज को जब हम स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है, हम इसे खा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे फूड में यहीं से ग्लूकोज आता है, यहीं से हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ग्लूकोज क्या करता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फ्रूट हो गया, फल हो गया, स्टेम हो गया, सीड हो गया, ट्यूबर्स हो गया, लीफ हो गया, बल्ब हो गया, फ्लावर हो गया, रूट हो गया। इस तरीके के अलग अलग पार्ट जो हमारे प्लांट के होते हैं। जैसे फ्रूट हो गया, ठीक है, मैंगो, आजकल मैंगो आ रहे हैं, तो मैंगो कहाँ से, मैंगो में ग्लूकोज कहाँ से आया, यहीं से तो आया। जो मैंगो में स्टार्च हमें मिल रहा है, हम खा रहे हैं, वो कहाँ से आया, यहीं से आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग पार्ट्स में आकर के स्टोर हो जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, अब ग्लूकोज जो है बॉडी यूटिलाइजेड प्राइमरी यूनिट। आप सबको पता है, हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि हमने स्टार्च खाया, स्टार्च हमारी बॉडी में गया, जो हमने डाइजेशन वाला पोर्शन पढ़ा था, बॉडी में गया, बॉडी में जाकर के वो वापस किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, क्योंकि स्टार्च किससे बना हुआ है, ग्लूकोज में ही ग्लूकोज से ही बना हुआ है। तो वो अपनी प्राइमरी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी हमने स्टार्च खाया, वो बॉडी में जाकर के किस में टूटा, ग्लूकोज में टूटा, और फिर वापस वो ग्लूकोज में ही यूटिलाइज होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज नहीं कर सकती, उससे एनर्जी नहीं ले सकती है स्टार्च के फॉर्म में, तो उसको क्या करना होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में उससे एनर्जी लेनी होगी। ठीक है, तो ये है हमारा, फिर क्या होगा, स्टार्च क्या करेगा आपका, बॉडी यूटिलाइज प्राइमरी यूनिट, बॉडी क्या करेगी, इसको प्राइमरी यूनिट में यूटिलाइज करेगी, यानी कि तोड़ेगी ग्लूकोज
स्टार्च को तोड़ेगी ग्लूकोज में और तब ग्लूकोज के रूप में उसको बॉडी यूटिलाइज करेगी कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। स्टार्च ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज इन माउथ, ठीक है। तो कहाँ का टूटता है स्टार्च, हमारा माउथ में टूटता है, हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन पूरा। माउथ में टूटने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है। कौन सा एंजाइम के थ्रू टूटता है, एमाइलेज, टाइलिन और डाइस्टेज, ये एक ही एंजाइम के 3 नाम है, ठीक है। एमाइलेज, टाइलिन और डाइस्टेज, ये एक ही एंजाइम की क्या है 3 नाम है, ठीक है। तो इनके थ्रू ये टूटता है। और उसके बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होती हैं उनसे ये एब्जॉर्ब होता है और कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जा करके हमारी सेल्स में जा करके हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन है, ये हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन वाले पार्ट में, ठीक है। तो डाइजेशन वाले पार्ट में हमने ये सब देखा है, ग्लूकोज का डाइजेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब देखिए जो हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। मेन कार्बोहाइड्रेट में क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली हमारे पास कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट दिए हैं, कहीं 3 भी होते हैं, कहीं 4 भी होते हैं, ठीक है। तो किसी बुक में आपको 4 टाइप्स के मिलेंगे, किसी बुक में आपको 3 टाइप्स के मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ये बच्चों वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है। प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है और सिर्फ फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट देता है, ठीक है। तो हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे कितना दे रहा है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें दे रहा है, ठीक है। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पहले हम देख चुके हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स में हमारा क्या है, एक तो मोनोसैकेराइड्स हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है, और वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब वाटर में घुल सकते हैं। जैसे ग्लूकोज है वो वाटर में आसानी से घुल जाता है, फिर हम उसे पी लेते हैं, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, क्रिस्टल्स बने हुए जो होते हैं, आपने देखा होगा जैसे चीनी होती है, चीनी क्रिस्टल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं, क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और सिंगल यूनिट होते हैं। सिंगल यूनिट मैंने आपको बताया ही था कि कितना C6H12O6 बताया था ना। तो इसमें कार्बन के कितने हैं, हमारे पास 6 यूनिट्स थी और हाइड्रोजन की कितनी थी, 12 यूनिट्स थी, ठीक है। और 6 यूनिट्स थी हमारे पास ऑक्सीजन की, और क्या बन गया था, एक गुच्छा बन गया था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, सिंगल यूनिट बोल रहे थे, ठीक है। सिंगल यूनिट हमने इसको बोला था। तो ये क्या होती है, सिंगल यूनिट होती है, ठीक है, जिसमें 6 एटम हमारे पास कार्बन के होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के भी 6 एटम होते हैं। इसमें हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यूनिट होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हम पढ़ चुके हैं, कौन से ग्रुप लगे हुए होते हैं मोनोसैकेराइड्स में हमारे। तो या जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसमें कौन कौन से ग्रुप लगे हुए होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास 2 ग्रुप लगे हुए थे, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 to 6 कार्बन चेन होता है, जो हमने देखा था, बायोस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोज और हेक्सोस करके हमारे पास जो 6 तरह के मोनोसैकेराइड्स थे, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम कौन सा वाला पढ़ते हैं, हम हेक्सोस पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ठीक है, ये फॉर्मूला था, यानी कि हेक्सोस। 6 कार्बन के कितने हैं, 6 एटम है, तो हमने इसे क्या बोला था, हेक्सोस बोला था। ये हमने कल बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा 2 to 6 कार्बन एटम हमारे मोनोसैकेराइड्स में पाए जाते हैं, जैसे बायोस, ट्रायोस, टेट्राज, पेंटाज और हेक्सोस, ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें मेन हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वो हम हेक्सोस पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेक्सोस में एक तो ग्लूकोज आता है, ठीक है, ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा और गैलेक्टोज आएगा। हमारे पास 3 हेक्सोस हैं, यानी कि 3 मेन मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज में क्या है हमारा, ग्लूकोज में हमारा फ्रूट्स है, ग्लूकोज हमारे किस किस में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, कॉर्न में पाया जाता है और सिरप में पाया जाता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। लगभग हमारे ह्यूमन ब्लड में 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज होना चाहिए। मतलब कि जब भी मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा के क्या हो गया, मैंने जो भी फूड खाया है वो मेरी बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज लेवल वो बढ़ाएगा मेरे उसमें ब्लड में जाकर के, ठीक है। तो हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, जो नॉर्मल रेंज है 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड
में एक नॉर्मल रेंज हमारे ब्लड में होनी चाहिए। जो आप डायबिटिक के केस में देखते हैं जिसमें क्या होता है ब्लड हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज हमें याद रखनी है, ह्यूमन ब्लड में ग्लूकोज की कितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। ना तो इससे ज़्यादा है, अगर हम इससे ज़्यादा हैं तो हम डायबिटिक हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम हमारे इससे कम है तो हमें क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी और ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट, इसी में है हमारा डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज डी। ग्लूकोज एक तो सिंपल ग्लूकोज हो गया, एक हो गया हमारा ग्लूकोज डी, जो हम मार्केट में आपने देखा होगा ग्लूकोन डी करके जो मिलते हैं, ये वो वाले ग्लूकोज डी हैं जो कमर्शियल पर्पज से मिलते हैं। जैसे कि अगर मुझे वीकनेस होगी तो डॉक्टर क्या करेगा, मुझे ग्लूकोज चढ़ा देगा, ठीक है। तो वो कौन सा वाला ग्लूकोज होता है, वो सिंपल वाला ग्लूकोज नहीं होता है, वो हमारा ग्लूकोज डी यानी कि डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं और ग्लूकोज डी भी बोलते हैं, जो कमर्शियल पर्पस के लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज डी हमारा क्या होता है, जब हमारे पास स्टार्च के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हमने स्टार्च लिया, स्टार्च को HCl या फिर हमने एंजाइम के थ्रू, कौन सा एंजाइम, जो भी हमने देखा था टाइलिन या फिर हमारा जो एमाइलेज एंजाइम होता है उसके थ्रू हमने क्या कर लिया, उसे हाइड्रोलिसिस कर लिया। हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ लिया। स्टार्च आपको पता ही है, स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि ये क्या है, ये स्टार्च है ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन, ठीक है। तो हमने इसको किससे किया, हमने डाइल्यूट किया HCl से, ठीक है। HCl में घोला इसको, ठीक है। और या फिर हमने क्या किया, एंजाइम डाले इसमें, ठीक है। कौन सा वाला एंजाइम, जो हमारा एमाइलेज एंजाइम है, क्योंकि बॉडी में भी तो वो यही कर रहा है ना कि जो लंबी सी चेन है इसको क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है, किसमें, ग्लूकोज की अलग अलग यूनिट में। तो यहाँ क्या होगा, हम जब स्टार्च से, ठीक है, मार्केट में जगह मुझे मार्केट में बेचना है ग्लूकोज, तो मैं क्या करूँगी, मैं स्टार्च लूँगी, ठीक है। स्टार्च से HCl को ट्रीट करूँगी, ठीक है, HCl के साथ ट्रीट करूँगी स्टार्च को, और या फिर एंजाइम्स के साथ भी ट्रीट कर सकती हूँ, एमाइलेज एंजाइम के साथ, और उसको किस में तोड़ दूँगी, ग्लूकोज में तोड़ दूँगी, ठीक है। तो उसमें ग्लूकोज की अलग अलग यूनिट में वो टूट जाएगा, ठीक है, हमारा स्टार्च, ठीक है। क्योंकि किससे मिलकर बना होता है स्टार्च, ग्लूकोज से ही मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो जब वो अलग अलग स्टार यूनिट में टूट गया तो वो उसी ग्लूकोज को मैं पैक करके क्या कर दूँगी, मार्केट में बेच दूँगी। तो इसी को हम बोलते हैं डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज डी। जो मार्केट में ग्लूकोन डी मिल रहा है हमारा, वो यही फॉर्म है उसका। या फिर जो हम कभी बेहोश हो जाते हैं, डॉक्टर हमें ग्लूकोज चढ़ाता है, वो यही वाली फॉर्म चढ़ाता है। इसे जनरली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारा इसके बाद है नेक्स्ट है ये तो ग्लूकोज हो गया हमारा। ग्लूकोज के बाद हमारा है नेक्स्ट फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज कौन सी शुगर होती है, फ्रक्टोज हमारी है लेव्युलोज भी इसको बोलते हैं, ये फ्रूट शुगर बोलते हैं हम फ्रक्टोज को, और ये सबसे मीठी शुगर होती है। तो पहला ग्लूकोज था, ग्लूकोज में हमारा ग्लूकोन डी भी आपने देखा, ग्लूकोज डी यानी कि डेक्सट्रोज आपने देखा। इसके अलावा फिर हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के बाद हमारा गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज हमारी किस में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है, ठीक है। किस में पाई जाएगी, गैलेक्टोज मिल्क में पाई जाएगी। तो ये हमारी कार्बोहाइड्रेट की तीनों जो हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड प्राइमरी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी हमारी कार्बोहाइड्रेट की, या तो ग्लूकोज होगी, फ्रक्टोज होगी, या फिर गैलेक्टोज होगी। तीनों ही क्या है, हेक्सोज हैं, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट है। और तीनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। तीनों का ही फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। तो तीनों किससे मिलकर बने हैं, 6 कार्बन से, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन से, और 6 ऑक्सीजन से, ठीक है। बस इनके ओरिएंटेशन में थोड़ा बहुत, बॉन्डिंग में, ओरिएंटेशन में, ग्रुप्स में थोड़ा अंतर होता है, बाकी ये दोनों सेम होते हैं। जैसे कि हमने देखा था ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा था और फ्रक्टोज में हमारा क्या लग रहा था, कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो बस इतना हमारा अंतर होता है इनमें, बाकी ये तीनों हमारे सेम ही होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, फिर है हमारा ये हमारे मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स के बाद हमारा आएगा डाइसैकेराइड्स, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, जब हमारे दो मोनोसैकेराइड्स की 2 यूनिट जो हैं वो हमारी मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हमारे पास ये एक गुच्छा ये है, हमने देखा था लास्ट क्लास में, एक गुच्छा ये था, एक गुच्छा ये था, दोनों मिल गए थे, तो क्या बन गया था, हमारा डाइसैकेराइड बन गया था, ठीक है। ये एक गुच्छा कौन सा था, C6H12O6, ये ग्रुप किसका था, ये जो बंच था हमारे पास C6H12O6 का था। ये भी क्या था, C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन
हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 यूनिट से मिलकर के एक ग्रुप बना था, एक गुच्छा यानी कि एक बंच बन गया था। इन्हीं को हमने क्या बोला था, मोनोसैकेराइड्स। तो ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही था, अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये क्या होगा, ग्लूकोज होगा। अगर इसमें कीटोन ग्रुप है तो क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ा था अच्छे से। तो ऐसे अब हमने दो मोनोसैकेराइड्स मिलके क्या बनते हैं, हमारे डाइसैकेराइड्स बनते हैं। यानी कि दो मोनोसैकेराइड्स की यूनिट मिलकर के क्या बनाती हैं, डाइसैकेराइड्स बनाती है। अब हमारे पास 3 तरह के डाइसैकेराइड्स है, एक है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। 3 तरह के हमारे पास जनरली डाइसैकेराइड्स होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। तो सुक्रोज हमारा कैसे मिलता है, जब हमारा ग्लूकोज तो तीनों में पाया जाएगा, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। अब ग्लूकोज के साथ साथ अलग अलग मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जैसे कि अगर ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा, ठीक है। सुक्रोज बनेगा अगर ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जुड़ रहा है। तो जैसे कि आप देखोगे तो जनरली फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रूट शुगर होती है, ठीक है। यानी कि हमारे जो गन्ने में जो चीनी निकल रही है वो भी हम उसे ही हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। तो वो किससे बनती है, वो बनती है हमारी केन शुगर से, यानी गन्ने वाली शुगर जो गन्ने के जूस से, ठीक है। तो वो केन शुगर से बनती है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे ग्लूकोज के तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा, ठीक है। इसके अलावा गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये डाइसैकेराइड्स हैं। 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। जैसा अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला है, ये हमने बायोकेमिस्ट्री में देखा ही था जब हम बायोकेमिस्ट्री देख रहे थे। तो ये हमारा मोनोसैकेराइड्स, एक मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला है, ये हमारा दूसरा मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला है, और ये क्या है, ये हमारा डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला, साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा डाइसैकेराइड्स बनता है। डाइसैकेराइड्स के बाद हमारा ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स है। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है, जब हमारे 2 से 8, 6, 7, 8 मॉलिक्यूल्स तक जब मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं, और जब हमारे इससे भी ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स में रेफिनोज आता है, माल्टोडेक्स्ट्रिन आता है, स्टार्चियोज आता है, माल्टोट्रायोज आता है और फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आता है, ठीक है। इसमें फिर हमारा पॉलीसैकेराइड्स में हमारा स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन्स है, गम्स है, म्यूसिलेज है और अगर है, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, यानी कि ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन से मिलकर के बने होते हैं, या फिर मोनोसैकेराइड्स की बहुत लंबी चेन से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो अगर एक ही ग्रुप है हमारे पास तो वो क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड्स बोलेगा। लेकिन जब हमारे पास 2 ग्रुप है, यानी कि 2 बंच हमारे आपस में जुड़ जाएंगे तो वो डाइसैकेराइड्स होगा। 2 से ज़्यादा ग्रुप हमारे जुड़ेंगे, 7-8 ग्रुप तक, तो वो हमारा ओलिगोसैकेराइड्स होगा। जब इससे भी ज़्यादा 8 ग्रुप से भी ज़्यादा, 8 गुच्छों से भी ज़्यादा, 8 बंचेस से भी ज़्यादा जब हमारे मोनोसैकेराइड्स के जोड़ करके कोई कंपाउंड बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। ये डाइसैकेराइड्स और डिटेल में है इसमें से। तो डाइसैकेराइड्स में हमारा क्या है, डाइसैकेराइड्स में पहला हमारा सुक्रोज है, दूसरा हमारा माल्टोज है और हमारा लैक्टोज है, ठीक है। तो आप देखोगे सुक्रोज में क्या है, सुक्रोज एक तो हमारी, अब मैंने आपको पहले बताया था हेटेरोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, और हेटेरोसैकेराइड्स से और होमोसैकेराइड्स से, ये हमने पहले भी देखे थे ना, हेटेरोडाइसैकेराइड्स और होमोडाइसैकेराइड्स, ये वही वाले हैं, ठीक है, जो हमने बायोकेमिस्ट्री में देखा था। तो इसमें क्या था हमारा, इसमें आप देखोगे तो हमारा जो सुक्रोज है, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से मिलकर के क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल सुक्रोज बनता है। यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों ही मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी, दोनों का एक एक मॉलिक्यूल मिलेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा सुक्रोज बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, हमारा सुक्रोज बनेगा। तो यही हमारा ये किसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है केन शुगर में पाई जाती है सुक्रोज, बीट शुगर में पाई जाती है, मैपल शुगर में, मैपल एक तरह का हनी जैसा ही होता है, हनी और फ्रूट्स में हमारी सुक्रोज पाई जाती है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, जो हमारी घर में चीनी हम यूज़ करते हैं वो किससे निकल के आती है, जो हमारी केन शुगर होती है, ठीक है, जो वो होता है शुगर केन होता है, क्या बोलते हैं उसको, गन्ने से निकल करके वो आती है, ठीक है। ठीक है, तो
सुक्रोज हमारी क्या हो गई, सुक्रोज एक फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर के बनती है। केन शुगर, बीट शुगर, मैपल शुगर, हनी, फ्रूट्स, इन सब में सुक्रोज पाई जाती है। सुक्रोज को अगर हम वाटर के साथ हीट करेंगे तो वो किस में टूट जाएगी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट दी जाएगी। ठीक है, अगर हम सुक्रोज को, जो हमारे पास सुक्रोज आई है, उसको हम वाटर के साथ हीट करेंगे, ठीक है, तो और उसे डाइल्यूट HCl या सुक्रेज एंजाइम के साथ हीट करेंगे तो वापस किस में टूट जाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगी, जो वो क्या कहाँ टूटती है, हमारे स्टमक में टूटती है। ठीक है, आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम मिलता है, वो उसको किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, तो फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहाँ जाते हैं, लीवर के पास जाते हैं। ठीक है, ब्लड से लीवर के पास जाते हैं, लीवर के पास जाके अपने अपने काम में वो लग जाते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज को अगर हम वाटर की एक यूनिट देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर की एक यूनिट हमें देनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिल रहा है, ठीक है, और सुक्रोज बना रहा है तो एक वाटर निकल भी तो रहा है ना, तो अगर हमें वापस उसे तोड़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो उसको क्या देना पड़ेगा, वाटर की यूनिट हमें देनी पड़ेगी। अगर हम उसे हीट करते हैं डाइल्यूट HCl और सुक्रेज एंजाइम के साथ तो वो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वापस टूट जाएगा। सुक्रोज इसी से मिलकर बनता है और इसी में हम इसको तोड़ भी सकते हैं। इसमें एक टर्म है इन्वर्टेड शुगर। ठीक है, इन्वर्टेड शुगर में क्या होता है, इसमें अगर हम सुक्रोज को H2O के साथ हीट करेंगे तो वो उसमें क्या होगा, हमारा 75% सुक्रोज जो है वो अलग हो जाएगी और बाकी की 25% वैसी की वैसी ही रहेगी। यानी कि वहाँ क्या क्या हमारे पास आ गया, एक तो ग्लूकोज भी अलग हुआ तो ग्लूकोज में अलग हुआ, फ्रक्टोज में अलग हुआ, साथ साथ में सुक्रोज भी हमारे पास है। ठीक है, तो क्या कितने तरह की शुगर्स हो गई, इसमें 3 तरह की शुगर्स हो गई। अगर हम सुक्रोज को H2O के साथ हीट करते हैं सुक्रेज एंजाइम के साथ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो टूटती ही है। इन्वर्टेड शुगर में क्या होता है, अगर हम उसे सिर्फ 75% तक ही तोड़ेंगे सुक्रोज को तो बाकी की 25% ऐसी की ऐसे ही वो रहती है। ठीक है, तो 75% तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगी पर 25% सुक्रोज में ही वो रहेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड शुगर बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको इसमें चाशनी जैसा भी अगर हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इन्वर्टेड शुगर है। इन्वर्टेड शुगर में क्या होता है, 75% सुक्रोज अलग होती है बस, बाकी की 25% ऐसी की ऐसी ही रहती है। यानी कि मैंने अपनी सुक्रोज को हीट किया, हीट करने के बाद वाटर दिया, वाटर के साथ अगर मैं उसे हीट कर रही हूँ तो क्या होगा वो, और साथ में सुक्रेज एंजाइम भी, तो मैं उसे उतना ही हीट करूँ, क्या तोड़ो, उसमें सिर्फ 75% सुक्रोज को ही टूटने दूँ, 25 ऐसी की ऐसी ही उसमें रहेगी। तो सुक्रोज हमारे पास टूट जाएगा, जिसमें से अगर मैं देखूँ तो 32% ग्लूकोज होगा, 32% फ्रक्टोज होगा। ठीक है, 32% हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा, बाकी हमारे पास 25% उसमें ऐसे कैसे ही सुक्रोज होगी। ठीक है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में सिर्फ हमारी 75% ही टूटेगी, बाकी की 25% हमारी सुक्रोज ऐसे कैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा सुक्रोज था। सुक्रोज में हमारा हेट्रोसैकेराइड्स होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का एक एक मॉलिक्यूल है। केन शुगर, बीट शुगर और मैपल शुगर और हनी और फ्रूट्स में पाया जाता है। सुक्रोज प्लस H2O प्लस हीटिंग से हम इसको ले सकते हैं सुक्रोज को, अगर हम उसे हीट कर रहे हैं वाटर की, उसमें डाइल्यूट HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही वाला है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। जब हमने डाइजेशन वाला देखा था तो हमारा जो स्टमक था, आमाशय था, उसमें एक HCl पाया जाता था एसिड। ठीक है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम करता था, ये वही वाला HCl है। तो उसी HCl को हम यहाँ यूज़ भी कर सकते हैं और सुक्रेज एंजाइम के थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वापस टूट जाएगा, क्योंकि किससे मिलकर बना हुआ होता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही मिलकर बना हुआ होता है। जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बनेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलेगा। ठीक है, और वापस अगर हमें उसको सुक्रोज को वापस तोड़ना है तो वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही टूटेगा और उसमें एक मॉलिक्यूल H2O का भी उसको चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। ठीक है, फिर है हमारा माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, माल्ट शुगर हमारी कहाँ से आती है, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीरियल्स। ठीक है, जनरली ये किससे आती है, सीरियल के जर्मिनेशन से आती है। जर्मिनेशन का जर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है, जब हम उसे अंकुरित करते हैं दालों को। ठीक है, दाल हो गए, हमारे अनाज हो गए, जब हम उन्हें अंकुरित करते हैं, यानी कि हमारे जो अनाज है जब हम उन्हें अंकुरित करते हैं तो उसमें से क्या बनती है, माल्ट शुगर बनती है। ठीक है, तो ये हमारा माल्टोज है। ठीक है, तो अगर हाँ फिर क्या, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हमारे क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे। ठीक है, तो हम माल्टोज बनता कैसा है जनरली हमारा, मान लीजिए मैंने अपने गेहूं को
भिगा के अलग रख दिया और उसे जर्मिनेट करने के लिए मैंने छोड़ दिया। तो गेहूं के अंदर क्या पाया जा रहा है, स्टार्च पाया जा रहा है। वो स्टार्च क्या है, ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन है। तो स्टार्च क्या करेगा, टूट जाएगा, ठीक है, वाटर से, एमाइलेज एंजाइम से। स्लाइवरी एमाइलेज हमारे मुंह में भी होता है ये, ठीक है, स्लाइवरी एमाइलेज। तो ये प्रोसेस हमारे मुंह में भी होती है। तो जब हम स्टार्च को खाते हैं तो मुंह में भी माल्टोज बनता है, ठीक है, वो स्टार्च जो है वो टूट जाता है। इसके अलावा इसे माल्ट शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन के थ्रू भी हम सीरियल को जर्मिनेट करके भी हम क्या बना सकते हैं, माल्टोज बना सकते हैं, ठीक है। इसको हमें माइलेज रिच फूड भी इसमें पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले ज़माने में क्या करते थे, जो छोटे बच्चों के लिए खाना बनाया जाता था, जैसे सेरेलेक हो गया, घरेलू सेरेलेक जो होते थे, तो उसमें क्या करते थे, उसमें हम पहले गेहूं लेते थे, गेहूं को जर्मिनेट करते थे। जर्मिनेट मतलब अंकुरित करेंगे, पानी में भिगाएंगे, 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे, फिर उसे बाहर निकालेंगे, उसे अंकुरण कराएंगे। अंकुरण कराने के बाद उसे वापस सुखाएंगे और सुखाने के बाद उसका पाउडर बना करके तब बच्चों को देते थे। तो उसका रीज़न क्या है, ताकि उसमें क्या हो जाए, एक तो जो स्टार्च है वो टूट जाए माल्टोज में, यानी कि माल्ट शुगर आ जाए। दूसरा उसमें एमाइलेज जो है हमारा एंजाइम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, ताकि बच्चों में वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो एमाइलेज रिच फूड भी हम इसको बोलते हैं, माल्ट शुगर को। प्रिपेयर्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ सीरियल्स ग्रेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय एमाइलेज एंजाइम। वही बात है, जर्मिनेट करेंगे हम सीरियल्स को, फिर स्टार्च को उसमें जर्मिनेट करने से क्या होगा, स्टार्च टूट जाएगा, उसमें एमाइलेज एंजाइम भी एक्टिवेट हो सकता है, डाइजेस्टेज एंजाइम जिसे बोल रहे हैं ये भी एक्टिवेट हो जाता है। जिससे क्या होगा, जो भी हम उससे बना रहे हैं बार बार माल्ट शुगर से, जो भी हम उस अनाज से बना रहे हैं बाद में, तो एक तो उसमें एमाइलेज अच्छा होगा, एमाइलेज एक्टिवेट हो जाएगा उसके अंदर का। दूसरा वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो किस में टूट गया, माल्टोज में टूट गया। तो अब हमारी बॉडी को स्टार्च को तोड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ही वो स्टार्च किस में टूट गया है, माल्टोज में टूट गया है। तो बॉडी उसे आसानी से माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर लेगी, ठीक है। तो माल्टोज क्या है, हमारा माल्ट शुगर है, जो हमारा क्या होता है, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीरियल के जर्मिनेशन से आता है। तो जर्मिनेशन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सॉरी जर्मिनेशन सीरियल्स में क्या होता है, सीरियल्स में हमारा स्टार्च होता है। स्टार्च किस में टूट जाता है, माल्टोज में टूट जाता है, यानी कि ग्लूकोज की 2-2 यूनिट में अलग अलग हो जाता है, वो 2-2 ग्रुप में अलग हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। तो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। स्टार्च को हम स्लाइवरी एमाइलेज से ट्रीट करेंगे तो किस में टूट जाएगा, माल्टोज में टूट जाएगा। या सिंपल एमाइलेज से भी हम ट्रीट करेंगे तब भी वो किस में टूटेगा, माल्टोज में ही टूटेगा, जो हमारे मुँह में भी होता है, ठीक है। हम मुँह में रोटी खाते हैं, रोटी खाने के बाद जो हमारा एमाइलेज एंजाइम होता है, जब हम उस रोटी को चबाएंगे तो जो स्टार्च है हमारी रोटी का वो किस में टूट जाएगा, माल्टोज में टूट जाएगा। जो हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी देखा था, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में वो टूट जाता है, ठीक है। डेक्स्ट्रीन क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था। इंटरमीडिएट मतलब जैसे कि बहुत लंबी चेन थी हमारे पास, बहुत लंबी चेन थी हमारे पास उसकी, ये है हमारे पास लंबी सी चेन किसकी है, स्टार्च की है, ठीक है। तो ये हमारे बीच बीच में से टूट गई तो ये डेक्स्ट्रीन हो गई। अब डेक्स्ट्रीन ही आगे जाकर के अलग अलग 2-2 ग्रुप में टूट जाएगा, तो ये क्या हो गया, हमारे माल्टोज हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आगे टूटता जाता है ये। तो जो हमारी डेक्स्ट्रीन है वो क्या होती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यही स्टार्च आगे जाकर के किस में टूटता है, माल्टोज में टूटता है, ठीक है। फिर माल्टोज, अब ये हमारा क्या है, माल्टोज प्लस H2O। अब हमारे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो जब माल्टोज को भी टूटना होगा, माल्टोज भी तो टूटेगा ना ग्लूकोज में, तभी तो वो बॉडी में यूटिलाइज होगा। तो माल्टोज को टूटने के लिए H2O की एक यूनिट चाहिए और माल्टेज एंजाइम चाहिए, जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। वो एंजाइम क्या करेगा, उसे माल्टेज एंजाइम उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा। ग्लूकोज की दोनों यूनिट में अलग अलग, वो ग्लूकोज के जो ग्रुप था अभी तक 2 का, वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। वो अलग अलग यूनिट में टूट जाएगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में। यही ग्लूकोज हमारे कहाँ जाएगा, वेन्स में जाएगा, हमारी नसों में जाएगा ब्लड के साथ, और हमारे सेल्स में जाकर के यूटिलाइज होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड है हमारा लैक्टोज। तो लैक्टोज में हमारा क्या है, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर, पता ही है ये किस में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं लैक्टोज को, ठीक है। मिल्क में पाई जाती है। ये किससे मिलकर बनती है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस एक मॉलिक्यूल हमारा गैलेक्टोज से, ठीक है। ये लिख लेना, ये आया नहीं है इसमें। तो गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल और हमारा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, जो हमारा मोनोसैकेराइड से गैलेक्टोज और एक मॉलिक्यूल हमारा क्या किसका होगा, ग्लूकोज का होगा, मिलकर के क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा, ठीक है, गैलेक्टोज।
ये गैलेक्टोज है यहाँ पे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा मिल्क के क्या बना देते हैं, लैक्टोज बना देते हैं, जो हमारे जनरली किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा, अब अगर लैक्टोज जब फर्मेंटेड होता है, सबको पता है जब हम दही बनाते हैं तो किसके थ्रू बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड जो दही होती है, ठीक। तो दही में क्या होता है, जितना भी हमारा लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम दही बोल देते हैं, कर्ड बोल देते हैं, योगर्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लैक्टोज हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि लैक्टोज क्या है, उसमें एक फर्मेंटेशन की एक क्वालिटी होती है कि उसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसे फर्मेंट करके उसे किस में कन्वर्ट कर सकता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ये लीस्ट स्वीट होती है क्योंकि सबसे बहुत कम मीठी होती है। सबसे ज़्यादा मीठी कौन सी थी, फ्रक्टोज थी, जो फ्रूट्स में पाई जा रही थी, ठीक है। ये लीस्ट स्वीट होती है, यानी कि इसमें कम से कम बहुत सबसे कम मीठी यही होती है, ठीक है। सिंथेसिस इन फीमेल बॉडी, आपको पता ही है लैक्टोज कहाँ पाया जाएगा, फीमेल बॉडी में कहीं बनेगा, कहीं ना कहीं, क्योंकि मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे जो हमारे काउ मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया, ह्यूमन मिल्क हो गया, फीमेल बॉडी हो गई, उन सब में ये पाया जाता है, उनके मिल्क में ये पाया जाता है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज को अगर हम H2O के साथ लैक्टेज एंजाइम से तोड़ेंगे तो वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ही वो वापस टूट जाएगा, ठीक है। तो लैक्टोज को तो जो कहाँ तोड़ते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये टूटता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये टूट करके जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये टूटेगा कि, और उसको टूटने के लिए क्या चाहिए, एक H2O का मॉलिक्यूल चाहिए और लैक्टेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। लैक्टोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, लैक्टेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो ये लैक्टेज एंजाइम उसको तोड़ करके किस में तोड़ सकता है, वापस ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसको वापस तोड़ देगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे डाइसैकेराइड्स थे, जिसमें हमने सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज पढ़े, ठीक है। यही वाले हैं जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, पर यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसी में जो थोड़े मेन पॉइंट्स थे वो मैंने पीछे डाल दिए हैं डाइसैकेराइड्स में, ठीक। इसके बाद है हमारा अब हमारे क्या है, हमारे पास डाइसैकेराइड्स के फंक्शंस हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड्स आखिर क्या क्या काम हमारे फूड में करते हैं, ठीक है। एक तो ना डाइसैकेराइड्स को हम क्या बोल सकते हैं, सुगर्स बोल सकते हैं, मोनो और डाई, ठीक है। मोनो और डाइसैकेराइड्स दोनों को हम किस में रख सकते हैं, सुगर्स में रख सकते हैं, ठीक है। अगर सिंपल शुगर की बात कर रहे हैं हम, तो सिंपल शुगर में हमारे कौन कौन से आएंगे, मोनो और डाई, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स हमारे किस में आते हैं, सिंपल शुगर में आते हैं, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 6 के 6 हमारे किस में आ सकते हैं, शुगर्स में आ सकते हैं। अब इनका हम यही देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम ये परफॉर्म करते हैं हमारी कुकिंग में, या फिर इनमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या रिएक्शन से परफॉर्म करते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो शुगर्स के फंक्शन क्या है, एक तो स्वीटनेस देना, आपको पता ही है शुगर का मेन काम क्या होता है, मीठा करना है, जो हम मिठाई खाते हैं, ठीक है। शुगर हम किस में डालते हैं, चाय में डालते हैं, ताकि चाय का जो मास्किंग इफेक्ट है, यानी कि चाय अगर आप बिना शुगर के पियोगे चाय या कॉफ़ी, तो आपको कड़वी लगेगी, यानी कि जो उसका बिटरनेस है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, उसको मास्किंग इफेक्ट के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, शुगर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्वीटनेस के लिए हम शुगर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्वीटनेस के लिए हम शुगर को यूज़ करें, यानी कि वो मास्किंग इफेक्ट कर देता है। मास्किंग इफेक्ट का मतलब क्या है, जो टेस्ट है उस चीज़ का, रियल टेस्ट, उसको मास्क कर देता है, उसको छुपा देता है। जैसे कि कॉफ़ी है, वो थोड़ी बिटरनेस के साथ आती है, कड़वी होती है कॉफ़ी, तो हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी शुगर डाल देते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, मास्किंग इफेक्ट आकर के वो थोड़ी मीठी लगने लगती है कॉफ़ी हमें, ठीक है। और ये क्या करता है, एसिडिटी को भी बैलेंस करता है, यानी कि ज़्यादा एसिडिक ना हो, उसमें एसिडिक ज़्यादा ना हो, इसलिए उसमें क्या करते हैं, हम शुगर को डालते हैं। जैसे कि हम किस में डालते हैं, शुगर को सॉस में डालते हैं। जब हम सॉस बनाते हैं, टमाटो सॉस बनाते हैं, तो उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा शुगर ऐड कर देते हैं, ताकि वो टमाटो सॉस में एसिडिटी ना बढ़े, ठीक है। तो ये क्या है, स्वीटनेस के साथ साथ एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए भी हमें शुगर की क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर है नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह हम शुगर को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा, जैम हो गया, जेली हो गया, या फिर हमारा मुरब्बा हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, चाशनी बना करके, और एक तो शुगर की चीनी की कंसिस्टेंसी बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती है। जैसे कि अगर मुरब्बा देखोगे, तो मुरब्बे में क्या करते हैं, हम चाशनी के अंदर बहुत सारी चाशनी बनाते हैं, उसके अंदर हम अपना जो भी आंवला का अगर मुरब्बा बना रहे हैं, तो आंवले उसके अंदर बॉईल करके डाल देते हैं, तो वो आंवले एकदम से ख़राब नहीं होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है शुगर हमारा, ठीक है। जो हम जैम, जेली, मुरब्बे में हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम नमक, या जैसे अचार में हम नमक और ऑयल को यूज़ करते हैं, वही काम हमारा क्या कर रहा है,
शुगर कर रहा है, ठीक है। शुगर का भी यही काम है कि चीज़ों को प्रिजर्व करना है, ठीक है, वेस्ट ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो, ठीक है, उनको प्रिजर्व कर, नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम भी ये शुगर करता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैम जेली में क्या करते हैं, एक हद तक हम चीनी डालते हैं ताकि वो जल्दी जैम और जेली ख़राब ना हो हमारी, ठीक है। तो शुगर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फ्री वाटर को, ठीक है, एंड ऑस्मेटिक प्रेशर को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर को, ठीक है। एक तो वो फ्री वाटर को एब्जॉर्ब करता है शुगर, और ऑस्मेटिक प्रेशर को क्रिएट करता है। यानी कि जब मैंने चाशनी बनाई वाटर के साथ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, चाशनी शुगर क्या करेगी, सारी वाटर को बाउंड कर लेगी, ठीक है, जितना भी वाटर है उसके अंदर, चाशनी के अंदर, वो उसको बांध लेगी और उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कोई भी माइक्रोब्स उसके अंदर जिंदा नहीं रह सकता। माइक्रोब्स अगर उसके अंदर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर शुगर है। तो शुगर क्या करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर बना देता है, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर का मतलब होता है, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, शुगर वाला वाटर, चाशनी वाला, इसमें माइक्रोब्स आया, तो वाटर, माइक्रोब्स के अंदर वाटर होता है, तो वाटर की टेंडेंसी क्या होती है, जहाँ कम है हमेशा उस तरफ मूव करता है, ठीक है। तो माइक्रोब अगर उसके अंदर गलती से गिर गया है, आ गया कोई वायरस, माइक्रोब्स इस तरीके का आ गया है हमारी चाशनी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, चाशनी सारे का सारा जो जितना भी वाटर हमारा माइक्रोब्स के अंदर है, चाशनी की तरफ मूव कर जाएगा और माइक्रोब डिहाइड्रेट हो जाएगा और वो उसको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कोई भी वाटर के बिना माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। इसका मतलब क्या है, जो वाटर है वो क्या करती है, जो शुगर है वो वाटर के साथ एक ऑस्मेटिक प्रेशर बना देती है, तो जो भी वाटर होगा वो उस तरफ मूव करेगा। तो जो जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो वाटर आया था, तो चाशनी क्या करेगी, उसके जितना भी वाटर होगा उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिहाइड्रेट होकर डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। वहीं समझ में आ गया इतना। तो ये ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। तो इस तरीके से शुगर क्या करती है, एक तो फ्री वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ऑस्मेटिक प्रेशर को क्रिएट करती है, ठीक है। फिर है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और नॉन ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग का काम भी ये शुगर हमारी करती है, ठीक है। ये हमारे किस में पाया जाएगा, सिंपल शुगर के एग्जाम्पल से ये नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और नॉन ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग का भी ये काम करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, एक वो होता है, अगर मैंने एप्पल काट के रख दिया, आलू काट के रख दिया, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, यानी कि आसपास में जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ हमारा जो आलू के अंदर एंजाइम्स है वो रिएक्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो हम एप्पल में देखते हैं और हमारे आलू में देखते हैं, तो वो वाली एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एंजाइम कोई भी काम नहीं कर रहा है, उस जो ब्राउनिंग हो रही है, ठीक है, उसमें एंजाइम का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या क्या है, एंजाइम का कुछ भी लेना देना नहीं है जो भी ब्राउनिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, यानी कि एंजाइम का कुछ भी लेना देना है और ना ही ऑक्सीजन का कोई लेना देना है, ठीक है। इस ब्राउनिंग में यहाँ जो ब्राउनिंग हो रही है दो तरह की, ठीक है। तो यहाँ जो दो तरह की ब्राउनिंग हो रही है उसमें ना तो एंजाइम का कुछ लेना देना है और ना ही ऑक्सीजन का कुछ लेना देना है। इसीलिए इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग या फिर नॉन ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग हम इसको बोलते हैं। जबकि वो एप्पल वाली होती है और जो हमारी पोटैटो वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलते हैं और ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम के कारण या ऑक्सीजन की रिएक्शन के कारण वो ब्राउनिंग हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे हम उसे नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और नॉन ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी ना तो एंजाइम काम कर रहा है और ना ही ऑक्सीजन की कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर भी यहाँ क्या देखने को मिल रही है, ब्राउनिंग, भूरापन देखने को मिल रहा है खाने के आइटम में, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो इसमें हमारी दो रिएक्शंस है, एक है हमारी कैरमलाइजेशन और एक है हमारी मिलार्ड रिएक्शन। एक है कैरमलाइजेशन और एक है हमारी मिलार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि जो हमारी शुगर है उसमें कौन सी वाली रिएक्शन होती है, कैरमलाइजेशन होती है। एग्जाम में हजारों बार आया हुआ है कैरमलाइजेशन भी और मिलार्ड रिएक्शन भी, ठीक है। मिलियंस ऑफ टाइम पूछा गया है ये कैरमलाइजेशन और मिलार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो कैरमलाइजेशन क्या होता है, एक तो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो हम चीनी को ड्राई हीट में जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। आपने एक कटोरी में चीनी ली, ठीक है,
चीनी ली, पानी वानी कुछ नहीं डाला, हमने वाटर नहीं देना है उसमें, और उस कटोरी को, बाउल को हमने क्या किया, गैस के ऊपर रख दिया। तो वो क्या हुआ, चीनी क्या होने लगेगी, पिघलने लगेगी। ठीक है, चीनी पिघलने लगेगी, और पिघलने के बाद वो चीनी क्या हो जाएगी, बिल्कुल मेल्ट होकर के ब्राउन होने लगेगी, बिल्कुल पिघल के क्या हो जाएगी, भूरी भूरी होने लगेगी। ठीक है, तो यही क्या है, कैरमलाइजेशन है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्राउनिंग ऑफ शुगर, यानी कि कैरमलाइजेशन हम इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्राउनिंग ऑफ शुगर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैरमलाइजेशन एक तो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो गया, इसमें क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते क्योंकि मेल्ट हो जाती है ना, ये बिल्कुल आपको सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, कभी कभार जो आपने मार्केट में सस्ती वाली चिक्कियाँ देखी होंगी, जो मूंगफली की चिक्की बनती है, वो भी कभी कैरमलाइजेशन की प्रोसेस से बना देते हैं। वो गुड़ की जगह क्या डाल देते हैं, चीनी को ही पिघला के उसी में मूँगफली डाल देते हैं ताकि वो सस्ते में बन जाए। ठीक है, जो लोकल चिक्कियाँ देखी होंगी आपने मार्केट में, तो वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं और वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं, हो सकती हैं। अगर आप उसे वाटर में डालोगे, चीनी को मेल्ट करके, ब्राउनिंग जब वो ब्राउनिंग हो जाएगी तो वो सॉल्युबल हो जाएगी, घुल जाएगी चीनी के अंदर। ठीक है, शुगर प्लस ड्राई हीट, जब हम शुगर को यानी कि चीनी को जनरली हम लेते हैं ड्राई हीट के साथ, हम उसे भूनते हैं। ठीक है, तो जब क्या, और किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन क्या रहेगा इसमें, एब्सेंट रहेगा, यानी कि हम उस किसी भी रूप में उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो क्या होगा, शुगर की जो ब्राउनिंग है वो हो जाएगी। ठीक है, शुगर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। इससे टॉफ़ियाँ वगैरह भी बनती है। हम क्या करते हैं, शुगर को मेल्ट करके, बहुत सस्ती वाली जो टॉफ़ियाँ बनाते हैं, मेल्ट करके उसे टॉफ़ी के शेप में पैक करके मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, तो वो इसमें क्या होता है, शुगर की ब्राउनिंग यहाँ आ जाएगी। ये आपको कहाँ का देखने को मिलती है, जो हमारी ब्रेड होती है, जब हम ब्रेड को भूनते हैं, टोस्ट करते हैं। ठीक है, टोस्टेड ब्रेड में जो हमारे पास रोटी आती है ना, या फिर मार्केट की जो ब्रेड आती है, जब हम उसे टोस्ट करते हैं तब ये दिखाई देती है, और जब अनियन को हम भूनेंगे तो उसमें भी ये ब्राउनिंग दिखाई देती है। तो उसके अंदर का जो शुगर होता है वो क्या करता है, वो ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ड्राई हीट की प्रेजेंस में, जो सूखी हीट होती है, ड्राई हीट मतलब भूनना। ठीक है, तो इसमें हम क्या, कैरमलाइजेशन हमारा किस में देखने को मिलता है, एग्जाम में आया हुआ है कि टोस्टेड ब्रेड में और अनियन में कौन सी प्रोसेस देखने को मिलती है, कैरमलाइजेशन की देखने को मिलती है। ठीक है, और ब्राउनिंग ऑफ शुगर, जो हम चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह बनाते हैं सस्ती वाली, जो शुगर को ही पिघला के बना देते हैं, चीनी को ही, उस सब में कौन सी ब्राउनिंग दिखाई देती है, कैरमलाइजेशन वाली दिखाई देती है। ठीक है, कैरमल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, मिष्टी दोही आपने सुना होगा, मिष्टी दोही में भी हम क्या करते हैं, चीनी को पूरा पिघला करके, थोड़ी जब वो ब्राउन हो जाती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, दही में डाल देते हैं। ठीक है, तो दही मीठी 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 लगने लगती है, और थोड़ी सी वो गाढ़ी भी हो जाती है दही, तो वो क्या है, वो हमारा कैरमलाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, मिष्टी दोही में भी हम ब्राउनिंग ऑफ शुगर को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मिलार्ड रिएक्शन। ठीक है, मिलार्ड रिएक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा, जब हम दूध को बहुत उबालते रहेंगे तो लास्ट में वो क्या हो जाता है, खोया बन जाता है। ठीक है, जो उसका खोया बनता है, तो खोया किस कलर का हो जाता है, हल्का हल्का ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा मिल्क है, कोई भी फूड आइटम जिसके अंदर शुगर और प्रोटीन दोनों पाए जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर शुगर और प्रोटीन दोनों पाए जा रहे हैं, किसी भी फूड आइटम के अंदर शुगर और प्रोटीन, किसी भी फूड आइटम के अंदर जब दोनों पाए जा रहे हैं, शुगर और प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क के अंदर शुगर भी पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है, और प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक है, तो दोनों को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, दोनों को जब हम हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ब्राउनिंग देगी। ठीक है, जब दोनों को हम हीट करेंगे तो क्या देगी, ब्राउनिंग देगी। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा मिलार्ड रिएक्शन है, यानी कि जो मिल्क में देखने को मिलती है। आपके पास मिल्क है, मिल्क के अंदर शुगर भी पाई जाती है और प्रोटीन भी पाई जाती है। जब आप उसे हीट करते रहोगे तो वो वहाँ क्या होने लगेगा, ब्राउनिंग देखने को मिलेगी, जिसका एग्जाम्पल खोया है। ठीक है, इसमें रिएक्शन होती है हमारी बिटवीन शुगर एंड प्रोटीन के बीच में। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि वो कौन सी रिएक्शन है जो हमारी शुगर और प्रोटीन के बीच में होती है। तो वो कौन सी ब्राउनिंग या रिएक्शन कहलाएगी, वो हमारी मिलार्ड रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसमें सुक्रोज है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इसमें ना, ये मिलार्ड रिएक्शन कौन सी वाली शुगर्स में पाई जाती है, ये सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर में पाई जाएगी। ठीक है, जो मैंने पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जो रिड्यूसिंग शुगर में पाई जाती है हमारी, रिड्यूसिंग शुगर में पाई जाती है हमारी, जो क्या बाउंड फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, जो आसानी से रिएक्शन कर सकती है। तो जनरली हमारी पांचों शुगर किस में पाई जाती है, रिड्यूसिंग फॉर्म में पाई जाती है। कौन कौन सी, हमारी सुक्रोज को छोड़ के बाकी पांचों जो है, जैसे ग्लूकोज हो गई, फ्रक्टोज हो गई, गैलेक्टोज हो गई, लैक्टोज हो गई और माल्टोज हो गई, उन पांचों में ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन सुक्रोज में नहीं देखने को मिलती है ये वाली मिलार्ड रिएक्शन वाली ब्राउनिंग। क्यों, क्योंकि ये हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, हमारी सुक्रोज। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप बता सकते हो कि जो सुक्रोज है वो हमारी जनरली नॉन
नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसमें ये वाली रिएक्शन नहीं पाई होती है, मिलार रिएक्शन। और बाकी सारे पांचों शुगर जो हमारी किस में पाई जाती है, रिड्यूसिंग फॉर्म में पाई जाती हैं, उनमें ये वाली रिएक्शन देखने को मिलती है, मिलार रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी थी, हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, वो शुगर जो हमारी किस में होती है, बाउंडेड फॉर्म में पाई जाती है, तो उनके साथ रिएक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो फ्री फॉर्म में पाई जाती है, तो उनमें जो है रिएक्शन उनके साथ रिएक्शन करना आसान होता है। तो हमारी जो मिलार रिएक्शन होगी वो किस में होगी, शुगर और प्रोटीन के बीच में होगी। शुगर कौन सी वाली होंगी, रिड्यूसिंग शुगर होंगी। ठीक है, शुगर कौन सी वाली होंगी, रिड्यूसिंग शुगर होंगी। ठीक है, प्रोटीन को हीट करोगे तो क्या पाया जाएगा, आपका ब्राउनिंग पाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा था। अब हमारे पास दो तरह की नॉन एंजाइमेटिक एंड नॉन ब्राउनिंग रिएक्शंस थी, एक है हमारे पास कैरमलाइजेशन और एक है हमारे पास मिलार रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर हमने क्या देखा था, स्वीटनेस देने का काम करता है ये। दूसरा हमने देखा था नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है ये। ठीक है, तीसरा हमने देखा था नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और नॉन ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग शुगर देती हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है फर्मेंटेशन का काम करती है शुगर। ठीक है, फर्मेंटेशन में आपने देखा होगा जब शुगर को हम ईस्ट के साथ डालेंगे तो एब्सेंस ऑफ O2 की एब्सेंस है कि O2 को हमें नहीं डालना है उसके अंदर, ऑक्सीजन से बचा के डालना है, ऑक्सीजन उसे नहीं देनी है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो शुगर होगी वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड होने लगेगी, टूटने लगेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो शुगर टूटने लगती है। तो जब शुगर के साथ, जैसे हमने ढोकला है हमारा, ठीक है, ढोकले में हम क्या करते हैं, हम क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, इनो भी डाल देते हैं, ईस्ट भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो ढोकले के अंदर की जो शुगर है वो क्या करने लगती है, डिग्रेड होने लगती है, टूटने लगती है। ठीक है, जब वो टूटती है तो वो क्या करेगा, तो शुगर क्या करेगी, डिग्रेड हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने ढोकले में देखा होगा, ढोकले में हम क्या करते हैं, हम डालते हैं इनो डालते हैं या फिर हम ईस्ट डाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम पर फर्मेंटेशन हो जाता है, जो हम उसके आटे में भी करते हैं। कौन सा आटा होता है वो, तो जो हम पिज़्ज़ा के आटे में भी करते हैं और हम भटूरा का जो पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं और जो भटूरा बनाते हैं उसके आटे में भी हम ये वाली प्रोसेस करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हमारा शुगर जो होगी वो टूटने लगती है, शुगर जो उसके अंदर की होती है वो डिग्रेड हो जाती है, इसी को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब वो डिग्रेड हो जाती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, क्या रिलीज़ होगी, इसके अंदर CO2 रिलीज़ होगी। यही CO2 क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होकर के एयर पॉकेट जनरेट करती है। ठीक है, क्या करेगी, एयर पॉकेट जनरेट करती है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, जो हमारा फूड है वो फ्लफी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पॉकेट बन जाती हैं। ठीक है, छेद से हो जाते हैं। तो जैसे हमारा लूफा होता है ना, लूफे के अंदर पॉकेट होते हैं, तो उसी तरीके से छोटे छोटे से इस तरीके की पॉकेट उसके अंदर जनरेट हो जाती हैं हमारे फूड आइटम के अंदर। वो फूड क्या होता है, फ्लफी हो जाता है, फूला हो जाता है। ठीक है, तो यही क्यों, क्योंकि फिर से इन पॉकेट्स के अंदर क्या चली जाती है, एयर चली जाती है। ठीक है, एयर चली जाएगी तो फूड क्या हो जाएगा, अपने आप ही फ्लफी हो जाएगा। जो केक है, केक में देखने को मिल जाएगा आपको, ये ढोकले में देखने को मिल जाएगा, जितने भी फर्मेंटेशन वाले फूड होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो फर्मेंटेशन होता ही क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो शुगर होती है वो ईस्ट के साथ रिएक्शन करके शुगर डिग्रेड होने लगती है, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है। ठीक है, और जो एयर पॉकेट है वो जनरेट होने लगते हैं, एयर पॉकेट बन जाते हैं, छोटे छोटे पॉकेट बन जाते हैं उसमें। ठीक है, इसी को हम, और फिर हमारा फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, फ्लफी फूला फूड हो जाता है, जिस तरीके से हमारे लूफा में होता है। ठीक है, ढोकला इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये क्या है, वर्क एज ए लीवनिंग एजेंट भी हम इसे बोलते हैं। जो भी चीज़ें जैसे इनो हो गया या कुछ इस तरीके के ईस्ट हो गया, जो हमारे फूड को फ्लफ़ी बनाने का काम करते हैं, यानी कि एयर पॉकेट को जनरेट करने का काम करते हैं, उन फूड आइटम को हम क्या बोलते हैं, उनको हम लीवनिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवनिंग एजेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको हम, लीवनिंग एजेंट। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कि लीवनिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, वो एजेंट जिनको हम अपने फूड आइटम में अगर मिलाएंगे तो वो फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं और एयर पॉकेट को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एयर पॉकेट कब जनरेट होगी, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, पॉकेट्स बना देती है। ठीक है, पॉकेट्स बना देती है, उसके अंदर एयर चली जाती है, एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है। एयर जब चली जाएगी तो वो फूड कैसा हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करता है शुगर। ठीक है, अगर हम आइसक्रीम है, एक आइसक्रीम बिना शुगर की बना रहे हैं हम, और एक आइसक्रीम हम शुगर मिला के बना रहे हैं, तो जो हमारी शुगर वाली आइसक्रीम है वो जल्दी जम जाएगी। ठीक है, यानी कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, वो जल्दी जम जाएगी शुगर वाली आइसक्रीम। ठीक है, तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको घटाने का काम करती है शुगर, यानी कि जमाने वाला पॉइंट जो होता है उसे घटाने का काम करती है। और आइस क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे अगर आप शुगर डाल के बना रहे हो। ठीक है, उतने आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो आइस क्रिस्टल
क्रिस्टल्स को, यानी कि जो जब हम आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें आइसक्रीम हमारी कैसी बन जाती है, क्रिस्टल वाली बन जाती है, उसमें क्रिस्टल्स आ जाते हैं बर्फ़ के, ठीक है। तो अगर हम उसके अंदर शुगर डालेंगे तो आइस क्रिस्टल वाली बनेंगी और उसकी जो आइस क्रिस्टल वाली नहीं बनेंगी, ठीक है। और जो कंसिस्टेंसी है आइसक्रीम की, जो यूनिफॉर्म सरफेस है, वो क्या सरफेस क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि स्मूथनेस रहेगी, ठीक है। जैसे आपने मार्केट की आइसक्रीम देखी होगी, वो स्मूथ रहती है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, क्योंकि उसमें शुगर डाला जाता है, ठीक है। और घर में हम आइसक्रीम अगर बनाते हैं तो हम शायद शुगर की वो क्वांटिटी इस तरीके से नहीं डालते हैं, जो भी हमारे रीज़न है, तो उसमें क्रिस्टल जम जाते हैं और जो हमारी सरफेस है वो भी यूनिफॉर्म नहीं रहता, उसमें क्या होगा, क्रिस्टल जम जाएगी। जबकि मार्केट की आइसक्रीम क्या रहती है, मार्केट की आइसक्रीम बिल्कुल यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी रहती है, उसकी स्मूथ सी होती है ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या था, ये हमारे फंक्शंस थे शुगर के। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, और साथ ही साथ हमने मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स कहाँ कहाँ हम यूज़ कर लेते हैं, इनको कौन कौन इनके फंक्शंस हैं, ठीक है, शुगर्स के, वो देखे हमने। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के फंक्शन। तो ये कौन से फंक्शंस थे, ये शुगर्स के फंक्शंस थे, ठीक है। कल हमें क्या देखेंगे, हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे और पॉलीसैकेराइड्स में हमारा जो स्टार्च है उसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बाकी हम, आज लंबा वीडियो हो गया है, बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट सबसे लंबा है, बाकी का इसके आगे के तो इतने लंबे टॉपिक्स नहीं हैं। चलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा। और इसका लॉन्ग वीडियो मैंने अपनी पुरानी प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे लॉन्ग वीडियोस हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन वाला एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा लॉन्ग डिटेल में पढ़ाया गया है ये, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।